हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कोलकाता में धर्मसभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। माइत्रुठ नामक पुस्तक लिखी थी इंदिरा गांधी ने। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विक्रम दामोदर सावरकर ने की थी। ये क्वेश्चंस लास्ट डे पूछे गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किए थे सही। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। ये 2015 से ही मनाया जा रहा है अंत्योदय दिवस। ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी स्मृति में इनकी जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों भारतीय जनसंघ के नेता थे। बीजेपी के फाउंडर्स में से एक थे ये। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी आज है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके फाउंडर्स में से एक थे। अच्छा, पंडित दीनदयाल जी की जयंती होती है 25 सितंबर को। इस वजह से 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था, पहली बार 2015 में ये मनाया गया। अंत्योदय, अंत्योदय का क्या मतलब होता है? अंत्योदय आप संधिविच्छेद करो, ठीक है, अंत्य का उदय, ठीक है। तो देखिए अंत्योदय मतलब जो अंत में हो, जो सबसे अंतिम व्यक्ति हो, जो गरीब से गरीब पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति हो, उसका उदय करना, यानी उसका उत्थान करना, उसको मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये होता है अंत्योदय, और इसी उद्देश्य से अंत्योदय योजना भी चलाई गई। ओके, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों 1916 में मथुरा में पैदा हुए और आगे चल करके भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। क्लियर? तो इनकी जयंती पर मनाया जाता है, याद रखना है। अच्छा, सितंबर महीने में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आए हैं, रिवीजन करिए एक बार फिर से। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 4 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ही चैरिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे, ठीक है, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 9 सितंबर हिमालय दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। उस दिन गलती से दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, विश्व हिंदी दिवस लिख उठा था और मैं भी ध्यान नहीं दिया और बोल गया विश्व हिंदी दिवस। तो इसको याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को तटीय सफाई दिवस और बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व रोज दिवस, मिलिंडा रोज की याद में विश्व रोज दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और अब 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनका रिवीजन समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गॉर्डन ब्राउन को, किसे? गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर। गॉर्डन ब्राउन है कौन? गॉर्डन ब्राउन ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी थे। 2009 के टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और 2008-9 में महामंदी आई हुई थी, आप जानते ही हो। उस टाइम पर दोस्तों जब मार्केट क्रैश कर गया था दुनिया भर का, उस टाइम पर G20 शिखर सम्मेलन में, समिट में इन्होंने नेतृत्व किया था और जो जो डिसीजन लिए थे उसकी वजह से दोबारा से इकोनॉमी उठ खड़ी हुई थी। इन्होंने 1.1 ट्रिलियन का फंड इकट्ठा करने की घोषणा की थी, लोगों से अपील की थी, अपने जो G20 सदस्य थे उनसे अपील की थी। इसके बाद फिर से इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरने लगी। तो इनको फिलहाल ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए अभी WHO का एम्बेसडर बनाया गया है। WHO के बारे में बात करें तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को ही इसीलिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है, अध्यक्ष है टेड्रोस एधनोम। अच्छा, पैट्रिक ऑमथ को, डॉक्टर पैट्रिक ऑमथ का नाम आपको याद रखना है।
इनको दोस्तों WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो कार्यकारी बोर्ड है, उसका 1 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है। इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBL बैंक ने किसके साथ मिलकर यूज बेफिक्र नामक अभियान लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में RBL बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के यूज बेफिक्र नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। यूज बेफिक्र, ये दोस्तों फास्ट पेमेंट सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड के साथ समझौता हुआ है RBL बैंक का। साथ ही साथ ये जो वर्तमान में जो मास्टर कार्ड के यूजर्स हैं, जो RBL बैंक में अपना अकाउंट भी बनाए हुए हैं, उनको शॉपिंग ऑफर और अवार्ड्स पॉइंट भी ये देगा। ठीक है, तो इस वजह से RBL बैंक ने इसे लॉन्च किया है #यूज बेफिक्र कैंपेन। RBL बैंक के बारे में बात करें तो 1943 में स्थापित हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है और MD और CEO हैं विश्ववीर आहूजा। मास्टर कार्ड की बात करें तो 1965 में स्थापित हुआ था। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है भारतीय अजय बंगा। क्लियर। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने दोस्तों कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। एक्चुअली में दोस्तों भारतीय जो सेना है, या कहें पूरा का पूरा भारत देश जो है, ये 50वीं वर्षगांठ मना रही है 1971 के युद्ध विजय पर। ठीक है, 1971 का जो विजय हुआ था उसका स्वर्णिम वर्ष मनाया जा रहा है। देखिए, गोल्डन जुबली मनाई जाती है 50 वर्षों पर, ठीक है, और 25 वर्षों पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है। तो इस बार गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यानी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1971 का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये पूर्वी पाकिस्तान, या कहें जो अब बांग्लादेश है, इसको आज़ाद कराने के लिए हुआ था। तो इसके बाद से ही बांग्लादेश का गठन हुआ। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। 93,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं, पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, वो बंदी बना लिए गए थे भारत के द्वारा, और फिर बाद में शिमला समझौते में उनको छोड़ा गया। तो शिमला समझौता 2 अगस्त 1972 को हुआ। उसके बाद से इन 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। क्लियर है। तो अभी हाल ही में विजय सांस्कृतिक महोत्सव इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने, जो कि पूर्वी कमान के सेना कमांडर हैं। तो 26 से 29 सितंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके सह संस्थापक ने प्राइवेट स्पेस नामक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एप्पल के को फाउंडर, जो एप्पल के संस्थापकों में से एक थे, उन्होंने प्राइवेटर नाम से एक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं स्टीव बोजनियाक, और इन्होंने ही अभी हाल ही में प्राइवेटर नाम से एक अपना स्पेस कंपनी लॉन्च किया है, एक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। जैसे आप जानते हो कि एलन मस्क की है स्पेस एक्स। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। जेफ बेजोस की जो कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजन। ये सभी मैं स्पेस एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। स्पेस जो कंपनियां, स्पेस स्टार्टअप हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ब्लू ओरिजन जो है जेफ बेजोस कंपनी का नाम है। रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी का क्या नाम है? वर्जिन नाम है। ठीक है, तो इन सभी कंपनियों की तरह ही अब इनका भी एक होगा प्राइवेटर स्पेस। ठीक है, तो प्राइवेटर स्पेस किसका है? एप्पल के को फाउंडर का। अब देखिए, एप्पल की जब स्थापना हुई थी 1976 में, तो स्टीव बोजनियाक थे, स्टीव जॉब्स थे और रोनाल्ड वेन थे। आगे चल करके स्टीव बोजनियाक और स्टीव जॉब्स, ये दोनों ने कंपनी छोड़ दिया 1985 में। लेकिन दोस्तों फिर शेयर धारक तो थे ही, आगे चल करके स्टीव जॉब्स दोबारा ज्वाइन कर लिए और ये ज्वाइन नहीं किए, ये छोड़ दिए तो दोबारा ज्वाइन नहीं की, ये अपनी अलग कोई स्थापना कर लिए कंपनी। अब जाकर के ये प्राइवेटर स्पेस नाम से कंपनी खोल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो दुनिया भर में जो भी बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े हैं, वो सभी स्पेस की तरफ भाग रहे हैं, स्पेस स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियां डाल रहे हैं। कारण ये है, यही फ्यूचर है। ठीक है, ये लोग काफ़ी आगे की सोचते हैं। अब आप सोचो 2004 में फेसबुक स्थापित हुआ और आज देखिए फेसबुक कहाँ है। 1998 में गूगल स्थापित हुआ, आज देखिए गूगल क्या कर रहा है। तो ऐसे ही अभी जो स्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, आगे चल करके 10 साल 20 साल में ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। और हमारे देश के युवा हैं पबजी खेलने में लगे हुए हैं। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन MK1 टैंकों का ऑर्डर दिया? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 118 अर्जुन MK1 टैंकों का ऑर्डर दिया है।
ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, तो भारतीय सेना के लिए ऑर्डर दिया गया है। आपको उस दिन याद होगा मैंने समझाया था कि रक्षा मंत्रालय जो है ये भारत की जो सेनाएं हैं इनका नेतृत्व करता है। यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है। तो इनको अगर देखा जाएगा, इनको कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो इनके लिए कोई डिफेंस डील करनी है तो रक्षा मंत्रालय करेगा। और जो CAPF होता है, CAPF के अंतर्गत जो फोर्सेज होती हैं, 7 प्रकार की फोर्सेज होती हैं, इन सब से रिलेटेड अगर कोई चीज़ करवाना है, कोई इक्विपमेंट इनको देना हुआ, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी देनी हुई या जो भी चीज़ें हुई, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये देखिए अर्जुन MK1 टैंकों को खरीदा जाना है। इसके लिए डील शुरू हो चुकी है। ये डील 7,523 करोड़ रुपए की है। ओके, तो ये मेक इन इंडिया पहल के तहत ये बनाया जाएगा, यानी इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले भारत को डिफेंस फील्ड में भी। ठीक है, तो 118 युद्धक टैंक होंगे MBT अर्जुन MK1A। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित समान जुड़वा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अभी हाल ही में उमेनो सुमियामा और कोइमे कोदामा, इन दोनों ने, ये दोनों एक्चुअली में ट्विंस हैं, जुड़वा बहनें हैं, और ये दोनों जुड़वा बहनें बन गई हैं दुनिया की सबसे बुजुर्ग जुड़वा बहनें। इन दोनों को अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये सर्टिफिकेट दिया है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये दोनों वही हैं। तो ये सर्टिफिकेट पाई हुई हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। 107 वर्ष से ज़्यादा की इन दोनों की उम्र हो गई है। ये दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जुड़वा ये बन गई हैं। ठीक है, और कहाँ की हो सकती हैं? जापान की ही हो सकती हैं। आप सब जानते हो जापान में ही होते हैं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग। वहाँ का एवरेज जो उम्र है वो भी 80-90 के आसपास में है। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें सर्टिफिकेट दिया है। इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1913 को। जन्म डेट एक ही याद रखना है क्योंकि ये दोनों जुड़वा थी। ओके, तो ये जापान के सोदोशिमा द्वीप पर पैदा हुई थी। अपने 11 भाई बहनों में तीसरे और चौथे स्थान पर इनका जन्म हुआ था, उमेनो सुमियामा और कोइमे कोदामा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसके द्वारा लिखी गई? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों निरुपमा यादव जी ने। निरुपमा यादव ये जाने माने लेखक हैं, राइटर हैं। इनके द्वारा द फ्रैक्चर्ड हिमालय लिखी गई है। यह है पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। ओके, तो इस पुस्तक का पूरा नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने भारत चीन के संबंधों और विवादों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। निरुपमा यादव ये पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर अपनी पुस्तक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जाइए परचेज कर लीजिए इसे। फ्लिपकार्ट पर आपको जाना है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फ्लिपकार्ट पर भी जा करके सर्च कर सकते हो, जनवरी टू सितंबर MJT एजुकेशन करंट अफेयर। आपको ये बुक मिल जाएगी। आप इसे अपने घर पर मंगवा करके रीड कर सकते हो और अपने करंट अफेयर के पोर्शन को और भी बेहतर बना सकते हो। फुल डिटेल कंटेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो पढ़ने में भी आसानी होगी और टारगेट बाय टारगेट बना करके आप बहुत ही आसान तरीके से करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। बहुत ही साधारण भाषा में इसमें लिखा गया है। कोई भी जो टफ वर्ड होता है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों RN रवि ने, ये जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं RN रवि, ये दोस्तों जो कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर भी हो चुके हैं, ये नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में इस्तीफा दे दिए हैं। ये काफ़ी सालों से वार्ताकार थे। जो नागा शांति वार्ता होती है उसमें ये प्रमुख वार्ताकार थे और जा करके वार्ता वगैरह किया करते थे, जो विद्रोही समूह हुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये इस्तीफा दे दिए हैं उस पद से। अभी ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अभी हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई थी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब ये फिलहाल नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अब कौन होंगे? अब नए वार्ताकार होंगे दोस्तों अक्षय मिश्रा। कौन होंगे? अक्षय मिश्रा नए शांति वार्ताकार होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जी इंटरटेनमेंट ने किसके साथ विलय की घोषणा की? तो अभी हाल में जी इंटरटेनमेंट ने दोस्तों सोनी टीवी के साथ विलय की घोषणा कर दी है। जी का जो पूरा सीरीज है, जी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जी न्यूज़ से लेकर के जी सिनेमा, जी स्माइल, बहुत सारे आते हैं।
ये सभी का जो कंपनी है उसका दोस्तों सोनी टीवी के साथ विलय हो चुका है। ठीक है, तो जी और सोनी टीवी ये दोनों विलय कर लिए हैं। आधिपत्य जो होगा, मालिकाना जो हक होगा वो ज़्यादातर सोनी टीवी के पक्ष में होगा। कारण ये है कि जब ये विलय हुआ है तो सोनी टीवी का ज़्यादा शेयर है। कितना है? 52.93%। और वैसे भी 50% से ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी होती है मालिकाना हक उसी का होता है। तो 52.93% हिस्सेदारी सोनी टीवी का है और जी इंटरटेनमेंट का है 47.07%। ओके, तो अभी सीईओ भी नियुक्त किए गए हैं। सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? जो जी इंटरटेनमेंट के सीईओ थे पुनीत गोयनका, उन्हीं को बना दिया गया है इस संयुक्त कंपनी का सीईओ। तो इसके दोनों कंपनी जो, क्योंकि अब एक हो चुकी है, दोनों कंपनी जब एक हो गई है तो इनको तो एक तो लिस्ट कर दिया गया है शेयर मार्केट में भी, और इसके साथ साथ इसका एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को बना दिया गया है अगले 5 वर्षों के लिए। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और वीडियो आप करोगे लाइक। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। और आज दिन में दोस्तों मैराथन की क्लास होगी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की मैराथन की क्लास से जुड़ना ना भूलें। लाइव क्लास होगी। मैराथन करंट अफेयर इसलिए लिया जा रहा है जिससे आसपास जो आप लोग के एग्जाम लगे हुए हैं उनसे आप बेहतर करंट अफेयर रिवाइज कर सकें। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा मैराथन करंट अफेयर की सीरीज से। ओके, इसके अलावा यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया हुआ है, आप एप्लीकेशन पर जाकर के इसे ले सकते हैं। 10 फुल मॉक टेस्ट है, यानी जो 160 क्वेश्चंस के आते हैं आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम वैसे के वैसे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर बाय चैप्टर से जिस प्रकार से जहां से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। आप इसे एमजीटी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है UPSI 10, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन की संसद का क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? और पोप का शहर किस देश को कहा जाता है? तो पोप का शहर आपको बताना है किस देश को कहा जाता है, अटाकामा, स्पेन की संसद और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। ये सभी क्वेश्चंस आपको डेली जीके टेस्ट की क्लास में बताया गया है, जो कि होती है डेली इवनिंग में 7 PM पर। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइव क्लास मैराथन करंट अफेयर की लेना मत भूलना। आज दोपहर में ये शुरू होगी। ये 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में स्टार्ट हो सकती है। तो आप लोग टेलीग्राम पर अपडेटेड रहें, टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि कितने बजे लाइव क्लास शुरू होगी। ओके, चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।